साथियों नमस्कार। एग्ज़ाम कैप्सूल यूट्यूब चैनल आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अधिगम अर्थात लर्निंग। अधिगम को लेकर के एचटेट की परीक्षा में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। सबसे पहले अधिगम या सीखना क्या है। अधिगम और या सीखने को लेकर के अनेक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने अपने जो विचार हैं वो दिए हैं। दरअसल सीखना नवीन ज्ञान और प्रतिक्रियाओं का अर्जन है। ऐसा वुडवर्थ ने कहा कि जब हम सीखते हैं तो नवीन ज्ञान और प्रतिक्रियाओं को इकट्ठा करते हैं। गिलफोर्ड ने कहा व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन को सीखना कहते हैं। और जो तीसरी परिभाषा दी स्किनर ने, स्किनर कहते कि व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन जो है वो सीखना है। करो और एंड करो ने परिभाषा दी कि नया ज्ञान, आदत और अभियोग्यताओं का जो अर्जन है वो सीखना है। ऐसे ही गेट्स की परिभाषा है कि अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे सीखना कहते हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँ, इसमें जो ज़्यादा सटीक परिभाषा मैंने लगी कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन जो है वो सीखना है। मैं एक उदाहरण आपको देखना चाहूँगा कि एक अबोध बालक है और उसने आग को छू लिया। आग के छूने से आग ने उसका हाथ जलाया, तो जब उसका हाथ जलता है उसको अनुभव हुआ कि अगर इसको छुएगा तो तेरा हाथ जलेगा, इसलिए उसने फिर से आग को नहीं छुआ। तो इसका मतलब हुआ कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, अनुभव के द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको सीखना कहते हैं। तो ये सारी की सारी परिभाषाएं, चाहे वुडवर्थ की हो, गिलफोर्ड की हो, स्किनर की हो, क्रो एंड क्रो की हो और गेट्स की हो, ये सारे इसी उदाहरण के चारों ओर घूमती हैं। अब सीखने की विशेषताओं को हम देखते हैं कि सीखने की क्या विशेषताएं हैं। सीखना परिवर्तन है। देखो, जब हम सीखते हैं तो सीखने के बाद अपने व्यवहार में कुछ न कुछ परिवर्तन लेकर के आते हैं। जैसे बालक वाले उदाहरण में हमने देखा कि बालक पहले आग को छू रहा था, जब उसने देखा कि जो आग है वो जलाती है तो उसने आग को नहीं छुआ। दूसरी सीखना है जो सतत प्रक्रिया है, ये जीवन पर्यंत चलती है। सीखना कोई ये नहीं है कि जो अभी सीख लिया या 2 वर्ष बाद सीख लिया या कल सीख लिया। व्यक्ति जीवन पर्यंत जो है वो सीखता रहता है। सीखना एक सार्वभौमिक है। सार्वभौमिक का अभिप्राय कि संसार के जितने भी प्राणी हैं वो सारे सीखते हैं। सीखना उद्देश्यपूर्ण है और विवेकपूर्ण है। सीखना जब किसी ज्ञान को, किसी अनुभव को, किसी बात को सीखा जाता है तो उसको लेकर के कोई उद्देश्य रहता है, कोई विवेक रहता है। ये उद्देश्यहीन और विवेकहीन नहीं होता। और ये एक सक्रिय क्रिया है कि व्यक्ति जब कोई क्रिया करता है, जब क्रिया होता है, जब एक्टिव होता है, तभी वो सीखता है। ये सीखने की विशेषताएं हैं। अब सीखने को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में हम देखते हैं कि सीखने को कौन कौन सी जो बातें हैं वो प्रभावित करती हैं। साथियों, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको तथ्य को लेकर के जो प्रश्न है वो बहुत कम रहते हैं और अंडरस्टैंडिंग को लेकर के जो प्रश्न है वो बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसलिए आप समझने का ज़्यादा प्रयास किए। विषय सामग्री का स्वरूप, यदि विषय सामग्री आसान है तो सीखने में जो है वो आसानी रहती है। तो ये शिक्षण को प्रभावित करने वाला, सीखने को प्रभावित करने वाला जो कारक है। दूसरा है शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। यदि बालक का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य अच्छा है तो वह जल्दी सीखता है। परिपक्वता, जिसको मैच्योरिटी भी बोलते हैं, परिपक्वता भी सीखने में एक महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि यदि व्यक्ति परिपक्व है, वो उसको सीखना चाहता है, उसको के लिए तैयार है, तो वह जल्दी सीखता है। सीखने का समय, ये बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए है। सीखने का समय यदि हम विद्यालय के संदर्भ में लें, बच्चे जब घर से आते हैं तो उनमें स्फूर्ति होती है, उनका दिमाग फ्रेश होता है, जो उनकी मेमोरी है वो खाली होती है, तो वो उसमें अधिक सीखते हैं। और जिस समय लगभग 4-5 कालांश लग जाते हैं, 4-5 पीरियड लग जाते हैं,
उसके बाद लास्ट वाला जो पीरियड होता है उसमें थकान बच्चों को हो जाती है, तो उसमें वो कम सीखते हैं। एक है सीखने की इच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण कारक है। कोई व्यक्ति तभी सीखता है या कोई बालक तभी सीख पाता जब उसकी सीखने की इच्छा होती है। प्रेरणा, यदि बच्चों को प्रेरित करें तो वो जल्दी सीखते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण कारक है। और सिखाने की विधि, जो टीचिंग मेथड है, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि सिखाने की विधि कौन सी है। श्रव्य और दृश्य सामग्री का प्रयोग जहाँ पर ज़्यादा किया जाए, जिन चीज़ों को देखा जाए और सुना जाए, उदाहरण के लिए फिल्में जो हैं बच्चे कभी नहीं भूलते, हालांकि जो बोर्ड पर लिखा गया वो भूल जाते हैं। तो किसी चीज़ को सुना भी जाए और देखा भी जाए, श्रव्य दृश्य सामग्री जिसको बोलते हैं, ये भी टीचिंग मेथड के अंतर्गत आती है। तो सिखाने की विधि का भी जो है वो फर्क पड़ता है सीखने पर। और वातावरण, सीखने के लिए जो उपयुक्त वातावरण है वो भी सीखने को सीधा प्रभावित करता है। अब सीखने की विधियां देखते हैं कि जो है किस प्रकार से जो बच्चे हैं वो सीख पाते हैं। एक तो करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब कोई व्यक्ति या कोई बच्चा या कोई बालक किसी काम को करके सीखता है तो उसका स्थायित्व मन में ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा समय तक जो मानसिक पटल पर स्थित रहता है। निरीक्षण करके सीखना, किसी को देख करके सीखना, ये भी एक विधि है सीखने की। परीक्षण करके सीखना, कोई जो है एक्सपेरिमेंट करके सीखना, तो ये भी सीखने की जो है विधि है। वर्कशॉप, सम्मेलन, आप जानते हैं आजकल वर्कशॉप और सम्मेलन होते हैं ये हायर एजुकेशन में। और प्रोजेक्ट विधि, ये सीखने की विधियां हैं। जो अग्रिम है, सीखने को लेकर के अनेक मनोवैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए, उनमें प्रमुख हैं E.L. थॉर्नडाइक, जिन्होंने 1913 में संबंधवाद का सिद्धांत दिया, जिसका दूसरा नाम उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत या सीखने का संबंध सिद्धांत भी है। E.L. थॉर्नडाइक संयुक्त राज्य अमेरिका के व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, जिन्होंने अपने जो प्रयोग है वो पशुओं पर किए। इनका जो यह प्रयोग है एक भूखी बिल्ली पर किया गया। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पिंजरे के अंदर बंद कर दिया और उसके बाहर जो मछली के मांस का जो टुकड़ा है वो रखा गया। पिंजरे के अंदर एक खटका ऐसा था जिस पर दबाव देने से जो खटका है वो खुल जाता था। शुरू में जो बिल्ली है वो सैकड़ों बार कूदी और अचानक से जो उसका पैर है वो उस खटके पर लग गया और जो बिल्ली है वो बाहर आकर के उसने जो मांस के टुकड़े को खाना चाहा। थॉर्नडाइक ने बिल्ली को फिर से पिंजरे के अंदर रोका। ऐसा उसने बहुत बार किया। एक समय ऐसा आ गया कि जो बिल्ली है वो बिना कूदे ही पहली बार में ही खटके को दबाने लगी और पिंजरे से बाहर आने लगी। तो इसी अभ्यास के कारण, बिल्ली के इसी प्रयासों के कारण, इस सिद्धांत को प्रयास या त्रुटि, प्रयत्न व भूल का सिद्धांत भी कहा गया, क्योंकि बहुत बार जब प्रयास करता है कोई बच्चा तो उसको त्रुटियों का पता चलता है और एक ऐसा समय आता है वो बिना ही त्रुटि के उस काम को कर देता है। दूसरा, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसको कहा गया। यहाँ पर जो उद्दीपक का कार्य है वो उस मांस के टुकड़े ने किया और जो अनुक्रिया है वो बिल्ली ने की। जो उत्तेजक था वो मांस का टुकड़ा था और जो अनुक्रिया करने वाली थी वो बिल्ली थी। तो साथियों, इस थ्योरी को शिक्षा शास्त्र में अपनाया गया। शिक्षा में इसका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसने कुछ नियम दिए, जिन नियमों का हम अध्ययन करते हैं। ये कुछ गौण नियम हैं इस थ्योरी के, तो कुछ मुख्य नियम हैं। मुख्य नियमों में तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक ने कहा कि तत्परता अर्थात रुचि, जिस काम में बालक की रुचि अधिक होती है उस काम को वह जल्दी सीखता है। जो दूसरा नियम दिया वो दिया अभ्यास का नियम, कि किसी भी कार्य को अभ्यास के द्वारा जल्दी सीखा जा सकता है। और जो तीसरा नियम है वो दिया परिणाम या प्रभाव का नियम। यदि हम कोई कार्य करते हैं और उसके जो परिणाम हैं वो सकारात्मक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं,
तो संतुष्टि मिलती है और उसमें सीखने में हमारी जो अभिरुचि है वो बनी रहती है। फिर से देखें, जो पहला नियम है वो तत्परता का नियम है। यदि कोई किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर हो, उसकी रुचि हो, तो वह जल्दी सीखता है, पहला नियम। जो दूसरा नियम है वो अभ्यास का नियम, इसी नियम को उपयोग का नियम भी कहते हैं। जब हम किसी चीज़ को बार बार करते हैं तो हम उससे सीख जाते हैं। और जो तीसरा नियम है वो है परिणाम या प्रभाव का नियम। जब हम कोई कार्य करते हैं और यदि हमें सकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो सीखने में जो अभिरुचि है वो बढ़ती है। और जो गौण नियम है इस सिद्धांत के, वो है बहुप्रतिक्रिया का नियम। किसी एक कार्य को करने के लिए हम बहुत प्रकार के जो उपाय हैं उनको अपनाते हैं और फिर उस कार्य को कर देते हैं। मनोवृत्ति का जो नियम है कि जिस काम को करने की हमारी मानसिक दशा होती है, हम मानसिक रूप से जिस कार्य को करना चाहते हैं तो वो कार्य हम जल्दी सीख जाते हैं। आंशिक क्रिया का नियम ये कहता है कि यदि कोई जटिल काम है, यदि हम उसको अंश अंश करके, टुकड़े टुकड़े करके, उसके स्टेप स्टेप करके यदि सीखना चाहें तो हम जल्दी सीख जाते हैं। और जो तीसरा नियम है वो है आत्मीकरण का नियम। आत्मीकरण का नियम से अभिप्राय कि जो हमारा पूर्व ज्ञान है उससे जोड़ करके यदि हम बाद के ज्ञान को सिखाएं तो वो जल्दी सरल रहता है, जल्दी सीख जाते हैं। ये आत्मीकरण का नियम है। इसी प्रकार आपने देखा होगा कि अध्यापक जब कक्षा में आता है वो पहले आपसे पूछता है, बच्चों आप इसके विषय में ये जानते हो, और उसके बाद जो अपने नया विषय है वो उसका प्रारंभ करता है। ऐसा ही एक जो मनोवैज्ञानिक था वो कोहलर था, जो गेस्टाल्टवादी था। ये गेस्टाल्ट जर्मनी में इस संप्रदाय का उदय हुआ 1920 में। और इसके कुछ शिक्षा मनोवैज्ञानिक थे जो मैक्स वर्दिमर, कोहलर, कोफका और लेविन। ये गेस्टाल्ट किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, यह पूरा संप्रदाय था। और इन्होंने में से एक प्रमुख जो थे वो कोहलर थे। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, गेस्टाल्ट सिद्धांत, जिसको सूझबूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। 1925 में इन्होंने एक कमरे के अंदर 6 जो चिंपैंजी थे उनको बंद कर दिया। चिंपैंजी भी भूखे थे। आप ये बात ध्यान रखें कि ये सारे प्रयोग भूखों पर किए गए। भूखे चिंपैंजियों को कमरे में बंद करके और छत से जो केले हैं वो लटका दिए गए और उस कमरे के अंदर 2 से 3 बॉक्स को रख दिया गया। जो चिंपैंजियों के जो हाथ हैं वो केलों तक नहीं पहुंच रहे थे, तो उन 6 चिंपैंजियों में से एक सुल्तान नाम के चिंपैंजी ने उन बॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रखा और जो केले हैं उनको खाया। तो बहुत सूझबूझ के साथ सुल्तान नाम के चिंपैंजी ने जो है उन केलों को खाने का कार्य किया, इसलिए इसको सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहा गया। तो गेस्टाल्टवादी मानते हैं कि जो व्यक्ति है वो अपनी सूझ से या अपनी अंतर्दृष्टि से सीखता है। साथियों, अभी बीएफ स्किनर का है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत और क्लॉर्क ए हल का है पुनर्बलन सिद्धांत। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में मुझे अवश्य बताएं ताकि मेरा जो उत्साह है वो बना रहे। थैंक्स।